हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अपन ने पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि किसी बॉडी को आप चार्ज करते कैसे हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि बॉडी किस तरह की हो सकती है। जैसे हमारे पास है कि बेसिकली तीन तरह की बॉडी होती है, कंडक्टर, दूसरी होती है इंसुलेटर और तीसरी होती है सेमीकंडक्टर। तो इस चैप्टर में हम दो ही कंडक्टर और इंसुलेटर, दो ही बॉडीज के बारे में बात करेंगे। सेमीकंडक्टर के बारे में हम हमारा एक अलग से चैप्टर है सेमीकंडक्टर, उसमें बात करेंगे। तो कंडक्टर, जैसे कि हम सबको पहले से ही पता है कि अलोज इलेक्ट्रिसिटी, ये करंट को लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने को लो करता है। इंसुलेटर जबकि डजंट अलो। जबकि इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को अलो नहीं करता, करंट के फ्लो को अलो नहीं करता। तो ये जो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी को अलो कर रहा है, ये किसकी वजह से कर रहा है? क्योंकि कंडक्टर के पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जबकि इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को अलो कर रहा है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ होते हैं? विद इन वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर है, इसकी वॉल्यूम में ही सेपरेट होंगे, फैले हुए होंगे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो। जबकि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते। अगर हम इसको चार्ज देंगे, एक्सेस चार्ज, एक्स्ट्रा कोई चार्ज देंगे, तो वो इसके सरफेस पे डिस्प्ले होगा, हमें सरफेस पे दिखाई देगा। जबकि अगर हम कोई इंसुलेटर लें और उसको चार्ज दें, तो जहां उसको चार्ज देंगे वहीं वो चार्ज हमें दिखाई देगा, ना कि सरफेस पे, ना किसी और जगह। तो इंसुलेटर पे अगर हम एक्सेस चार्ज दें तो उसकी वॉल्यूम में दिखाई देता है हमें। जबकि कंडक्टर को अगर हम एक्सेस चार्ज दें तो वो हमें उसके सरफेस पे दिखाई देता है। ठीक है। अब ये भी एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो जो मैक्सिमम चार्ज है वो उसके शार्प एंड पे डिस्प्ले होता है। चार्ज जो मैक्सिमम चार्ज है, ज्यादा चार्ज जो एक्यूमुलेट होता है, वो शार्प पॉइंट पे होता है। हमने देखा होगा कि जैसे एक मिस्टर बीन का एक एपिसोड आया था जिसमें वो एक वेंटीग्राफ जनरेटर होता है, उसके ऊपर हाथ रखता है और जैसे ही वो हाथ रखता है उसके बाल यूं खड़े हो जाते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में। वो किसकी वजह से होता है? कि जो वेंटीग्राफ जनरेटर होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है और उस शेप के ऊपर एक्सेस चार्ज होता है। उस वेंटीग्राफ जनरेटर पे एक्सेस चार्ज पड़ा होता है। पॉजिटिव या नेगेटिव वो मैटर नहीं करता, पर जैसे ही हम उसको टच करेंगे, हमारी बॉडी उसको टच करेगी, तो क्या होगा कि चार्ज जो होगा वो शार्प एंड की तरफ भागेगा, क्योंकि चार्ज शार्प एंड पे एक्यूमुलेट होना चाहता है। तो जैसे ही वो शार्प एंड की तरफ भागेगा तो हमारे जो बाल होंगे वो खड़े हो जाएंगे अलग अलग डायरेक्शन में यूं। और क्योंकि सेम चार्ज भागेगा तो हमें पता है सेम चार्ज रिपेल करता है एक दूसरे को, तो हमारे बाल अलग अलग डायरेक्शन में भी जाएंगे और यूं अलग अलग खड़े हो जाएंगे। ठीक है, ये थी कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में सारी बातें। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग कि किसी बॉडी पे हम किस किस मेथड के द्वारा चार्ज ला सकते हैं। तो बेसिकली तीन मेथड ऑफ चार्जिंग होते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग,
तो बेसिकली तीन होते हैं। पहला होता है फ्रिक्शन, दूसरा होता है कंडक्शन, तीसरा होता है इंडक्शन। किसी भी बॉडी पर चार्ज हम इन्हीं तीन तरीकों से लेके आ सकते हैं। तो वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन से कैसे चार्ज लेके आएंगे? हम किसी भी दो बॉडीज को रब करेंगे तो एक बॉडी पे पॉजिटिव और दूसरी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जो हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि अगर हम सिल्क को रब करेंगे ग्लास रोड के साथ तो ग्लास रोड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी वाइल सिल्क नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम एम्बर रोड को रब करेंगे कैट फर के साथ तो हमारी एम्बर रोड नेगेटिव चार्ज हो जाएगी और कैट फर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। ये हमें याद रखना है, ये एनसीईआरटी में गिवन है। अब बेसिक एग्जांपल देखते हैं। आप हर रोज कॉम्ब से अपने बाल बनाते हैं। अगर हम यही काम अंधेरे कमरे में करें और कॉम्ब से अपने बाल बनाने लगे तो हमें वहां पे स्पार्क दिखेगा। और स्पार्क क्यों दिखता है? क्योंकि फ्रिक्शन के वजह से कॉम्ब के और हमारे बालों के बीच में फ्रिक्शन की वजह से चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं और हमारा कॉम्ब और हमारे हेयर्स जो है वो चार्ज हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा किसी पे नेगेटिव, लेकिन दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस होंगे। कि फ्रिक्शन एक ऐसा मेथड है जिससे हम दो चीजों को रब करके उन पे चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। चार्ज दोनों पे क्रिएट होगा, जितने अमाउंट में इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा उतने ही अमाउंट पे उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी कि इक्वल अमाउंट का चार्ज अगर हमें किसी बॉडी को के ऊपर बनाना है तो हम कैसे करेंगे? फ्रिक्शन से। इक्वल एंड अपोजिट नेचर का, कि एक बॉडी से जिससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उसी सेम अमाउंट में जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन रिसीव किए हैं उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो पहला तो हमने देख लिया। इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे हमने क्या होगा कि हमने काफी सारी वीडियोस भी देखी होंगी कि हम एक बैलून लेते हैं और उसको रब करते हैं एक कपड़े से और उसके बाद में उसको लगा देते हैं किसी जगह, तो हमें टेप वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि जब हम किसी नायलॉन के कपड़े से उस बैलून को रब करते हैं तो उस बैलून पे और उस नायलॉन के कपड़े पे चार्ज क्रिएट हो जाते हैं, वो चार्ज हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, लेकिन जैसे ही हम उसको रखेंगे तो वो चार्ज की प्रॉपर्टी की वजह से ब्लैक बोर्ड को या फिर कोई भी वॉल है उसको अट्रैक्ट कर लेगा और उस पर चिपक जाएगा। ठीक है, ये हो गया फ्रिक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं कंडक्शन के बारे में। सर कंडक्शन कुछ नाम कंडक्टर कैसा लग रहा है? हाँ, तो ये सिर्फ कंडक्टर को चार्ज करने के लिए ये जो मेथड है चार्जिंग का वो सिर्फ कंडक्टर पे ही अप्लाई होगा। अगर हम कोई भी कंडक्टर लें तो कंडक्टर लिए मान लीजिए अपन ने कोई भी और उनको टच करवा दिया तो कंडक्शन हो गया, चार्ज ट्रांसफर होगा एक से दूसरे पे। ये चार्ज ट्रांसफर क्यों होता है? ये बात है पोटेंशियल की, कि दोनों का जो पोटेंशियल होता है उसको सेम बनाने के लिए एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होता है। ये कैसे होता है हम देखते हैं कि हमने मान लो दो स्फेरिकल बॉडीज ले ली। इसकी रेडियस कुछ r1, इसकी रेडियस r2, इस पे कुछ q1 चार्ज है, इस पे कुछ q2 चार्ज है। तो
हम चार्ज ट्रांसफर, अगर हम इन दोनों के बीच में एक वायर लगाएं, एक की लगाएं, और की को जैसे ही क्लोज करेंगे तो ये दोनों पोटेंशियल सेम बनाना चाहेंगे, और अगर ये पोटेंशियल सेम बनाना चाहेंगे तो जो चार्ज होगा किसी भी बॉडी पे, वो 1 पे हो या 2 पे हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस बॉडी की रेडियस। अगर हम देखें Q1 तो Q1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R1 के, और देखें Q2 तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R2। अगर देखा जाए तो नेट चार्ज कंजर्व रहता है, तो नेट चार्ज अभी भी कंजर्व रहेगा। टचिंग के बाद में इन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो जाएगा, लेकिन नेट चार्ज अभी भी सेम होगा। मान लो इन दोनों जैसे की क्लोज की, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ और इस पे कुछ चार्ज Q1 डैश आ गया और इस पे कुछ चार्ज Q2 डैश आ गया। अभी भी क्या होगा कि Q1 प्लस Q2 जो होगा वो बराबर होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश, क्योंकि नेट चार्ज कंजर्व रहता है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो Q1 प्लस Q2 बराबर होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश। और अगर हम देखें तो नेट जो चार्ज होगा, रिजल्टेंट जो चार्ज होगा इन दोनों की वजह से Q1 प्लस Q2 वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों की रेडियस, यानी कि R1 प्लस R2। जैसे हम देखें तो अगर हमें किसी स्पेसिफिक बॉडी पे चार्ज निकालना है, अगर उन दोनों बॉडीज को टच किया है उसके बाद में Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू, तो हम सिंपली इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर देंगे अगर हमें Q1 डैश निकालना है, और अगर हमें Q2 डैश निकालना है तो वो हम निकालेंगे इक्वेशन 2 और 3 की हेल्प से। अगर हम इसका एक फॉर्मूला ड्राइव करें तो सिंपली वो फॉर्मूला आ जाएगा इक्वेशन 3 को और 1 को डिवाइड करने से। डिवाइड करें तो प्रोपोर्शनल का निशान हट जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा, तो क्या हो प्लस क्या हो टोटल इज इक्वल टू R प्लस R टोटल। R का है जिस उस स्फीयर की रेडियस है जिस पे हमें चार्ज निकालना है। मान लो हमें R1 पे निकालना है तो R1, और चार्ज जिस पे निकालना है Q1 डैश निकालना है, मान लो हमें फर्स्ट स्फीयर पे निकालना है तो Q1 डैश। टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 वो सेम ही रहेगा, Q1 प्लस Q2 करो या Q1 डैश प्लस Q2 डैश करो, और टोटल रेडियस R1 प्लस R2 रहेगी। तो यहां से एक फॉर्मूला ड्राइव होके आ जाता है कि क्या अगर हमें किसी पे निकालना है तो वो होगा उस स्फीयर की रेडियस डिवाइड बाय R1 प्लस R2, उन दोनों की रेडियस का सम इनटू Q1 प्लस Q2। अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक बॉडी चार्ज्ड है और उस पर मान लो -4 कूलम चार्ज है, और दूसरी स्फेरिकल बॉडी चार्ज है जिसपे 14 कूलम चार्ज है प्लस का, और इसकी कुछ रेडियस है 2 सेंटीमीटर और इसकी कुछ रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन बन गया कि अगर इन दोनों को कनेक्ट करेंगे की से और की को क्लोज करेंगे तो चार्ज का फ्लो होगा, और अगर चार्ज का फ्लो होगा तो नेट पोटेंशियल सेम करने के लिए इन पे कुछ Q1 डैश और Q2 डैश चार्ज आ जाएंगे। तो हमें Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमें पता ही है, Q इक्वल टू R बाय में R टोटल R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। इन दोनों पे नेट चार्ज अगर देखा जाए तो चार्ज में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, स्केलर है, सीधा ऐड हो जाएगा। +14 - 4 इज इक्वल टू 10 कूलम आ जाएगा, तो नेट चार्ज हमारे पास आ गया 10 कूलम। अगर हम बात करें रेडियस की तो 2 + 3 5 सेंटीमीटर आ जाएगी।
और हम बात करें अगर हमें Q1 डैश निकालना है तो हम R1 लेंगे, तो R1 हमारे पास है 2। अगर हम देखेंगे तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस का 4 कूलम चार्ज आ जाएगा। और ऐसे ही हम अगर देखें दूसरे के लिए तो Q2 करके निकाल सकते हैं, या हम सीधा निकाल सकते हैं कि नेट चार्ज इस पे है 10 कूलम, 4 कूलम इस पे आ गया, तो इस पे कितना आएगा 6 कूलम। इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है कि हम रेडियस का रेशो देख सकते थे कि 2:3 रेशो में हमारा चार्ज जो है वो बढ़ जाएगा। कैसे सर? कि मान लो इसकी रेडियस का रेशो है 2:3, वही रेशो इसके चार्ज का होगा क्योंकि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो अगर इसको 2 कूलम चार्ज मिलेगा तो इसको 3 कूलम मिलेगा। नेट चार्ज हमारे पास है 10 कूलम, इसको अगर 2 कूलम मिलेगा तो इसको 3 कूलम मिलेगा, इसको अगर 4 कूलम मिलेगा तो इसको 6 कूलम मिलेगा। और नेट चार्ज हमारे पास 10 ही है, 6 + 4 10। ऐसे भी निकाल सकते थे, लेकिन अगर हमें पेपर में पूछेगा तो हमें इसी मेथड से निकालना है। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं लास्ट मेथड चार्जिंग का, जो कि है इंडक्शन। इंडक्शन में हम क्या करेंगे, एक बॉडी लेंगे जो कि चार्ज नहीं है, इंसुलेटेड स्टैंड पे रखेंगे, इसको स्टैंड पे रखेंगे, और एक चार्ज्ड बॉडी जिस पे पहले से कुछ चार्ज है, मान लो Q, उसको इसके पास लेके आएंगे। बहुत ज्यादा पास लेके आएंगे लेकिन टच नहीं करेंगे। अगर टच करें तो पहले वाला ही केस हो जाएगा, कंडक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो टच नहीं करेंगे और बिल्कुल पास लेके आएंगे। तो बिल्कुल पास लेके आने से क्या होगा, इस बॉडी पे चार्ज आ जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा कुछ इस तरह से। सर ये चार्ज कैसे इंड्यूस हुआ कि पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया। सर क्या पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल भी कर दिया? ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअल में हुआ क्या, जैसे हम देखें कि एक पेपर ले और उस पर पॉजिटिव 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 बना दें, ठीक है। दूसरा पेपर लें, उस पर ऐसे ही नेगेटिव बना दें और दोनों पेपर को एक दूसरे के ऊपर रख दें, तो हमें क्या दिखेगा कि जहां जहां ये पॉजिटिव का ये वाला डंडा है वहां हमें दिखेगा कि नेगेटिव चार्ज प्लेस है। तो नेट चार्ज बॉडी पे 0 होगा। जैसे ही इसके पास हम दूसरा चार्ज लेके आए, पॉजिटिव चार्ज, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को खींचा तो मान लो इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को खींच के वो लेके गया इधर। अभी फोर्स तो यहां भी लग रहा है, तो ये वाले जो नेगेटिव चार्ज हैं वो यहां आएंगे, इसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। ये वाले जो नेगेटिव चार्ज है वो यहां आएंगे, इसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। लेकिन यहां वाले नेगेटिव चार्ज जा चुके हैं, तो यहां सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही बचेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया, ना कि पॉजिटिव चार्ज को। और क्योंकि यहाँ पे नेट चार्ज कंजर्व रहना चाहिए, बॉडी पे नेट चार्ज 0 रहना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर चले गए थे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बच गए जो हमें इस बॉडी की सरफेस पे दिखाई देंगे। तो जैसे ही हम इसको पास लेके आए, यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हुआ। किस तरह इंड्यूस हुआ वो हमने देख लिया। इंड्यूस हुआ और हमने देखा नेगेटिव चार्ज इसके पास आ गया अट्रैक्शन की वजह से, और पॉजिटिव चार्ज से दूर चला गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी अर्थिंग करते हैं। ये अर्थ है, अर्थ से इसको कनेक्ट कर देंगे, इसकी अर्थिंग कर देंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज भाग जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अर्थिंग का मतलब है कि बॉडी का पोटेंशियल 0 कर देंगे। अर्थ का पोटेंशियल 0 है और वो सभी का पोटेंशियल 0 बनाना चाहती है, तो अगर हम इस बॉडी का पोटेंशियल 0 करेंगे तो उसी को बोलेंगे हम अर्थिंग। अर्थिंग हम आगे पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर यहाँ इतना ही है कि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से डिसअपीयर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से।
तो अगर हम देखें तो ये बॉडी कुछ इस तरह हो जाएगी कि इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये एक्सेस चार्ज हो गया, क्योंकि जो इसको न्यूट्रलाइज करने वाला पॉजिटिव चार्ज था वो तो अर्थिंग के थ्रू अपन ने खत्म कर दिया। तो ये जो चार्ज है ये यूनिफॉर्मली इस बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड दिखेगा। ये जो सारा मैकेनिज्म है इसी को हम बोलते हैं इंडक्शन। अब सर ये होता है कहाँ होता है सर, हमने तो कभी देखा नहीं। अच्छा, हम जब कई बार घर पे जाते हैं, घर का दरवाजा खोलते हैं तो हमें अचानक से शॉक लगता है। वो शॉक किस वजह से लगता है? वो शॉक लगता है कि ये मान लो हमारा डोर है, जैसे ही हमने इसको टच किया, ये हम हैं, तो हमें शॉक लगता है। क्यों? क्योंकि दिन भर से हम चल के जा रहे हैं, फ्रिक्शन की वजह से हमने चार्ज इंड्यूस कर लिया, मान लो नेगेटिव कर लिया। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं कि नेगेटिव है पॉजिटिव, लेकिन कोई ना कोई चार्ज हमारे अंदर इंड्यूस हो गया, लेकिन उसको पाथ नहीं मिला फ्लो करने का। अब जैसे ही हमने उस डोर को टच किया, उस डोर के थ्रू हमें पाथ मिल गया इस चार्ज के फ्लो होने का। उसकी वजह से हमें अचानक से क्या लगा, ये जो चार्ज यहाँ इंड्यूस हुआ है वो फ्रिक्शन की वजह से हुआ है, और इंडक्शन की वजह से इस पे भी चार्ज पहले से इंड्यूस्ड हो सकता है, नहीं भी, लेकिन जैसे ही अगर इस पे चार्ज इंड्यूस्ड हुआ भी नहीं, जैसे ही हमने इसको टच किया, इन इलेक्ट्रॉन्स को पाथ मिल गया मूव करने का, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है करंट होता है, तो यहां से करंट चल के गया और हमें क्या लगा, शॉक लगा। अब जैसे ही हम बात कर रहे थे इंडक्शन की, तो यहां पे कुछ चीजें आती हैं। कल मैंने बॉडी पे थोड़ा था कि क्या एक बॉडी जो है वो सेम चार्ज की हैं, दो बॉडीज जो हैं वो सेम चार्ज की हैं, क्या वो अट्रैक्ट कर सकती हैं? क्या दो बॉडी सेम चार्ज की हैं वो अट्रैक्ट कर सकती हैं? ये तो मैंने कह दिया था कि पॉइंट चार्ज होंगे तो नहीं करेंगे, तो क्या दो सेम चार्ज की बॉडी अट्रैक्ट कर सकती हैं? ये क्वेश्चन हमने कल छोड़ा था, इसको अभी हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि एक बॉडी चार्ज है, दूसरी बॉडी अनचार्ज है, तो ये बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। क्या कारण है सर? इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि इस बॉडी पे नेट चार्ज नहीं है तो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, और ग्रेविटेशन फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, कि हमेशा जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्ट ही करता है, तो हमें क्या लगेगा कि ये बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट। दूसरा कारण सर, किसमें इंडक्शन हो जाएगा, एक चार्ज बॉडी को दूसरी चार्ज बॉडी के पास लेके जाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा सरफेस पे, और यहाँ आ जाएगा, इधर चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज। उसकी वजह से ये जो फोर्स है इरादा है, क्योंकि ये पास लग रहा है और ये क्योंकि दूर है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। ये हम आगे कूलम्स लॉ में पढ़ेंगे। तो उसकी वजह से बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं दो पॉजिटिव चार्ज बॉडी की, क्योंकि बॉडीज में इंडक्शन पॉसिबल है। तो मान लो कि ये एक बॉडी है, इसके पास हम एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये चार्ज जो है वो इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है। अगर ये चार्ज इस चार्ज के कंपैरिजन में बहुत छोटा है तो ये बॉडी इंडक्शन करवा देगी और इधर ले आएगी नेगेटिव चार्ज, और जो कम पॉजिटिव चार्ज है वो इससे दूर हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा, और इस पोलराइजेशन की वजह से भी यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में डिस्कस किया कि ये दूर हैं और इन फोर्स का मैग्नीट्यूड कम है और ये पास हैं, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और अगर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में होगा अट्रैक्शन, तो दो सेम चार्ज बॉडी भी अट्रैक्ट कर सकती हैं, बट यहां पे मस्ट नहीं, मे अट्रैक्ट। इफ two bodies have same charge they may attract, not must। तो सर क्या दो अपोजिट चार्ज बॉडी भी रिपेल कर सकती हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सर ऐसा क्यों नहीं होगा? तो हम ये भी देखते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता कि दो अपोजिट चार्ज बॉडी रिपेल नहीं करती। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है
और इस पे हमने कुछ नेगेटिव चार्ज रख दिया, और इंडक्शन की वजह से भी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और ये नेगेटिव चार्ज भी इधर ही रहेगा, और ये पॉजिटिव दूर चला जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू दिस वन, तो हमेशा ऑलवेज अट्रैक्ट ही करेंगी, रिपेल नहीं कर सकते। ठीक है सर, ये भी क्लियर हो गया। अभी हम देखते हैं कि अगर हमें चेक करना हो कि दो बॉडीज जो हैं वो चार्ज हैं, अगर हमें ये चेक करना हो कि टू बॉडीज आर चार्ज, अगर दो बॉडीज चार्ज है तो हम कैसे चेक करें? सर हम क्या अट्रैक्शन देके चेक कर सकते हैं कि हम देखें दो बॉडीज अट्रैक्ट कर रही हैं तो क्या वो चार्ज होंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा कि अगर दो बॉडीज अट्रैक्ट कर रही हैं तो श्योरली हम कह सकें कि वो बॉडीज चार्ज होंगी। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन का जो फोर्स है वो ग्रेविटेशन फोर्स भी लग सकता है। दो बॉडीज अट्रैक्ट कर रही हैं तो दो न्यूट्रल्स बॉडी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम श्योरली ये नहीं कह सकते कि अट्रैक्शन फोर्स जो है वो हमें बता देगा कि बॉडीज चार्ज है नहीं। और एक बात और, दो सेम चार्ज की बॉडी भी अट्रैक्ट कर सकती हैं, और दो अपोजिट चार्ज की बॉडी तो ऑलवेज अट्रैक्ट करती ही हैं। तो हमें पता नहीं चलेगा कि बॉडी चार्ज है या उनकी पोलैरिटी क्या। तो श्योर चेक ऑफ चार्ज क्या है? जो हमारा श्योर चेक ऑफ चार्ज है कि कोई भी बॉडी चार्ज है या नहीं ये हमें सच में पता चल जाए, तो अगर दो बॉडीज जो हैं वो रिपेल कर रही हैं तो ये पक्का है कि उन बॉडीज पे चार्ज होगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कभी भी रिपल्सिव नहीं होता, ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। तो अगर हमें पता करना हो दो बॉडीज पे चार्ज है तो हम रिपल्शन का फोर्स देखेंगे, तो हमें पता चल जाएगा अगर वो बॉडीज रिपेल कर रही हैं तो 100% श्योर है कि वो बॉडीज चार्ज होंगी। ठीक है सर, हमने इन सब चीजों के बारे में तो पढ़ लिया। अब हमारा अगला टॉपिक जो आता है वो आता है कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। तो ये जो लॉ है ये हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। Thanks and have a nice day.